नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। कभी भी कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। वैज्ञानिकों ने इसकी चेतावनी जारी की है। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा और सरकार बार बार कोरोना नियमों का पालन करने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं वैक्सीन लगवाने की अपील भी की जा रही है। इंडिया न्यूज भी सभी दर्शकों से अफवाहों पर ध्यान न देकर टीका लगवाने की अपील कर रहा है। इसलिए आपकी सेहत की फिक्र करते हुए हमने खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर की शुरुआत की है। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी परेशानी है तो हमारे खास शो में डॉक्टर से सीधे आप बातचीत कर सकते हैं। आप वैक्सीन या कोरोना संबंधित जानकारी भी डॉक्टर से ले सकते हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, तो हरियाणा सरकार भी अलर्ट है। सरकार की ओर से क्या तैयारियां की गई हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। तीसरी लहर से निपटने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। सरकार की ये तैयारियां तीसरी लहर को लेकर हैं। उपकरण और दवाइयों के स्टॉक की निगरानी लगातार की जा रही है। इसके साथ ही बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की संख्या भी बढ़ाई गई है, क्योंकि बेड और ऑक्सीजन की कमी सेकेंड वेव में देखने को मिली थी। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ की नई भर्ती की गई है। ये तीसरी लहर की तैयारियां हैं सरकार की। कई जिलों में ऑक्सीजन के नए प्लांट भी लगाए गए हैं। ऑक्सीजन की किल्लत ना हो, इसको लेकर इंतजाम किया जा रहा। पानीपत, हिसार में 500 बेड के अस्पताल व्यवस्था इनकी की गई है। इसके साथ ही लॉकडाउन का सख्ती से पालन भी सरकार की ओर से कराया जा रहा। टेस्टिंग लैब की संख्या भी बढ़ाई गई है, ताकि जल्दी रिपोर्ट आए और जल्दी इलाज भी मरीज को मिल पाए। इसके साथ ही कोविड देखभाल केंद्रों में बढ़ोतरी भी की गई है, ताकि अगर संख्या बढ़ती है मरीजों की तो इंतजाम अच्छे तरीके से रहें। कोविड संक्रमण आकलन के लिए सर्वे भी करवाया जा रहा। हमारे साथ दो डॉक्टर जुड़ गए हैं, सीधा उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर और क्या कुछ तैयारियां तीसरी लहर को लेकर हम कर सकते हैं अपने स्तर पर भी, और कैसे तीसरी लहर को रोका जा सकता है, क्या कुछ उसके और बचाव उपाय हो सकते हैं। हमारे साथ कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर राहुल भार्गव हैं। डॉक्टर राहुल, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। हमारे साथ एमडी हैं मेडिसिन डॉक्टर दिव्या गोयल। डॉक्टर दिव्या, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। डॉक्टर दिव्या, आप ही के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूँ इस प्रोग्राम की। इंडिया न्यूज ने इस प्रोग्राम को सिर्फ इसलिए रखा है ताकि आप डॉक्टर्स के जरिए हम अपने दर्शकों को बता पाएं कि कैसे और अपना ख्याल रखना है, और अगर कोई भी शंका या कोई संदेह लोगों के मन में है तो सीधा आप लोगों से बातचीत कर उसको दूर किया जाए। डॉक्टर दिव्या, तीसरी लहर का अंदेशा हम लोग जता रहे हैं, इसको लेकर फिलहाल स्थिति आप कैसे देख रही हैं, जो केसेस सामने आ रहे हैं, और साथ ही थर्ड वेव को लेकर अलर्ट और क्या क्या है? पहली बात कि ऑक्सीजन की जो कमी हमने सेकेंड वेव में महसूस की थी, वो चीज सारी रिकवर हो गई है। देयर आर मेनी ऑक्सीजन प्लांट्स जो कि सरकार ने जगह जगह लगवाए हैं, जिसके कारण शायद वो अनुपलब्धि इस पर नहीं आएगी। दूसरी बात, बिकॉज बहुत सारे लोग ऑलरेडी वैक्सीनेट हो गए हैं सेकेंड वेव के दौरान या उससे पहले, तो एक हर्ड इम्यूनिटी जैसा माहौल कायम किया गया है, जिससे या तो काफी पेशेंट्स ऑलरेडी अफेक्टेड हैं या फिर ज्यादातर जनता वैक्सीनेटेड है। तो किसी ना किसी जरिए इम्यूनिटी ऑलरेडी लोगों में एग्जिस्ट कर रही है, जिसकी वजह से काफी हद तक जनता थर्ड वेव के लिए प्रोटेक्टेड मानी जा रही है। तो शायद हम काफी हद तक तैयार हैं थर्ड वेव से। डॉक्टर राहुल, क्योंकि कोविड काल में हमने देखा काफी ज्यादा इम्यूनिटी लोगों की कमजोर हो रही थी, और ऐसे लोगों को ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर, इन सब की जरूरत पड़ी। हरियाणा सरकार, अगर सिर्फ हरियाणा के लिहाज से हम देखें तो सरकार पूरी कोशिश कर रही है और तमाम इंतजाम पहले से किए गए हैं। थर्ड वेव को देखते हुए अगर इस तरह की सिचुएशन फिर से आती है तो कम से कम उसको हैंडल करने के लिए समय खराब ना हो, और डॉक्टर्स की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। इसको लेकर मैं आपसे सवाल करूंगा, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, प्रकाश। प्रकाश जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं, आपका स्वागत है। बलकार सिंह जी। प्रकाश जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? बलकार सिंह है मेरा नाम। धनकार सिंह जी, माफी चाहूंगा सर, अपना आप सवाल करिए। सर, मैं अप्रैल में जो है ना वैक्सीन लगवाई थी, और उसके बाद मुझे एक दिन बाद जो है ना मतलब सिर में चक्कर आके हार्ट में पेन होकर मैं गिर गया। गिरने के बाद जो है ना हॉस्पिटल में दाखिला, वहाँ जो है 3 दिन रखा उन्होंने। 3 दिन बाद आईसीयू में छुट्टी मिली। मुझे हार्ट की प्रॉब्लम भी है, बीपी भी अप डाउन होता है। हार्ट की दवाई मैं 17 साल से खा रहा हूँ जी।
अब सेकंड वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं उसके बारे में पता करना है। डॉक्टर राहुल, मैं चाहूंगा सर आप इसका जवाब दें। देखिए बलकार सिंह जी, कोई भी कारणवश आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और हार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप बिल्कुल इसको दो चीजों को अलग अलग लेके चलिए। अभी तक आपको ध्यान पूर्वक दूसरी डोज लगवाने की आवश्यकता पड़ेगी और आपको लगवानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वैक्सीन की वजह से ना हो। वैक्सीन की वजह से 24-48 घंटे में लोगों को बुखार आता है, सर में दर्द होता है, ये सब चीजें नोन है और किसी भी वैक्सीन के बाद कोई भी परेशानी आ सकती है, ये भी हम जानते हैं। तो कौन से केसेस में वैक्सीन नहीं लगवानी है, वो तब नहीं लगवानी जब कहीं पे थ्रोम्बोसिस या खून का थक्का जम जाए, तब आपको पहली डोज के बाद दूसरी डोज लगवाने की आवश्यकता नहीं है। तो जनरल पब्लिक को देखिए, जितने भी लोग सुन रहे हैं ये बार बार सवाल यही पूछेंगे कि हमें दूसरी डोज लगवाएं कि नहीं लगवाएं, क्योंकि घबराहट इतनी हो जाती है पहली डोज के बाद, लोगों को लगता है कि सब चीजें का ठीकरा हम अब वैक्सीन पे ही फोड़ेंगे। देखिए, बहुत सारी चीजें जिंदगी में होती रहेंगी। वैक्सीन सिर्फ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक इवेंट है, उसके बाद भी स्ट्रोक हुआ, उससे पहले भी स्ट्रोक हुआ। तो ये नहीं है कि सारे के सारे स्ट्रोक, सारी इनफर्टिलिटी या खांसी आना या बुखार आना सारा का सारा टीका की वजह से ही है। आपको हमेशा तराजू में तोलना पड़ेगा देखने के लिए कि किसका दुष्प्रभाव ज्यादा है। आप आईसीयू में गए बलकार सिंह जी, आपको अपनी समरी को दिखाना चाहिए डॉक्टर दिव्या को, ताकि हम ये पता लगा पाए कि वैक्सीन की वजह से था या नहीं था। तो केस बाय केसेस पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम वैक्सीन दें या ना दें, क्योंकि वैक्सीन के बाद भी नॉर्मल आदमी को हार्ट अटैक हो सकता है। वो वैक्सीन की वजह से नहीं हुआ, पब्लिक को ये जानना जरूरी है। वो कैजुअल रिलेशनशिप है या उसका संदर्भ वैक्सीन से ही है, यही एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेशन का मात्र होता है, जिससे वैक्सीन पॉपुलराइज डिसपॉपुलराइज ना हो, अनपॉपुलर ना बने। इसलिए ये सिम्टम्स को रिपोर्ट करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, डॉक्टर से पूछना चाहिए वो क्यों हुआ, और अगर डॉक्टर को लगता है कि वो वैक्सीन की वजह से हुआ है तो उसको वैक्सीन नहीं देनी। पर आपके केस में हार्ट की प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम से हमने नहीं देखा। हमने यहाँ पे कुछ 2 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई है अपने अस्पताल में, हमने कभी नहीं देखा कोविशील्ड या कोवैक्सीन से किसी को प्रॉब्लम हुई हो। बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े, आपने डॉक्टर से बातचीत की और हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिला होगा। और रही बात वैक्सीनेशन की, तो लगातार डॉक्टर्स इस बात को कह रहे हैं कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन टीका जरूर लगवाइए, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एकमात्र ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से हम कोरोना को हरा सकते हैं, खुद को हम मजबूत बना सकते हैं। डॉक्टर दिव्या, अभी भी लोगों के जहन में यही सवाल हैं, जिन लोगों को शुगर है या फिर हार्ट के पेशेंट हैं या फिर बीपी की दिक्कत है, वो लोग अभी भी यही सवाल अपने मन में उनके है कि आखिर वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं। नहीं, देखिए, इसमें बेनिफिट टू रिस्क रेशो देखी जाती है। कोई भी हार्ट का पेशेंट, डायबिटीज का, हाइपरटेंशन का, दे आर ऑल हाई रिस्क केसेस ऑफ कोविड। तो मेरी उनसे गुजारिश है वो वैक्सीन जरूर लगवाएं। हालांकि कुछ स्टडीज एक कहती हैं कि इसमें क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ती है, बट जितने हमने केसेस, आई एम अ डीएम न्यूरोलॉजी, मैंने जितने भी केसेस स्ट्रोक के कोविड की वैक्सीन के बाद देखे हैं, दे आर वेरी माइनर स्ट्रोक, दे आर टोटली रिवर्सिबल। और वो ज्यादातर उन लोगों में हो रहे हैं जिनमें मिसकंसेप्शन है कि कोविड की वैक्सीन लेते दौरान उनको खून पतला करने की दवाई रोक देनी चाहिए। ऐसा नहीं है। मैं दोबारा दोहराऊंगी, कोविड की वैक्सीन लेने के दौरान आपको अपनी खून पतला करने की दवाई, शुगर की दवाई, बीपी की दवाई सारी इंटैक्ट रखनी है, वैसे की वैसे ही खानी है जैसी रूटीनली लेनी है। और ये सारे पेशेंट्स बिल्कुल कोविड की वैक्सीन लगवाएं, लेकिन पहले अपने फिजिशियन की सलाह के अनुसार लगवाएं, ताकि वो कहीं इस फेज में वैक्सीन ना लगवा लें जिसमें वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड थे। इसके अलावा ये चीजें कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है कि वैक्सीन नहीं लगवाई जाए, बिल्कुल इनमें लगवानी चाहिए वैक्सीन। ठीक है डॉक्टर राहुल, सेकेंड वेव से पहले हम जब फर्स्ट वेव खत्म हुई थी तब हमने देखा था कि केसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो गए थे, 1000 के नीचे केसेस पहुंच गए थे, लेकिन सेकेंड वेव ने एकदम उछाल केसेस मिलाया और उसके बाद जब सेकेंड वेव का असर कम हुआ तो अभी भी केसेस 20,000 से नीचे नहीं पहुंच पा रहे हैं। कभी 24,000, 25,000, 35, 45 तक केसेस पहुंचे, 45,000 तक। अभी आप इसका कारण, इसका रीज़न आप क्या मानते हैं कि केसेस कम क्यों नहीं हो रहे हैं?
देखिए, ये केसेस जो आपको दिख रहे हैं, मैं ये दाद देना चाहूंगा कि इतने 70-75 साल की आजादी के बाद देश ने इतना रोबस्ट सर्विलेंस सिस्टम बनाया है जिसमें हम ये नंबर्स, आंकड़े सही तरीके से नाप पा रहे हैं। क्या आपको पता है कि 2019 से पहले कितने इन्फ्लुएंजा के केसेस होते थे? क्या आपको पता है कि कितना हर साल इन्फ्लुएंजा से डेथ होती थी? कितने बूढ़े लोग इन्फ्लुएंजा से चले जाते थे? अमेरिका ने एक स्टडी में कहा कि अगर मेरी 425 मौतों से रोज का आंकड़ा कम रहता है तो मैं उसको पैंडेमिक की जगह एंडेमिक बना के इन्फ्लुएंजा की तरह ट्रीट करूंगा। देखिए, हकीकत इस बात की है, ना ही इन्फ्लुएंजा कहीं जाने वाला, नहीं कहीं कोरोना जाने वाला। हकीकत किस चीज पे लानी है? कोरोना से हॉस्पिटलाइजेशन ना हो, अस्पताल का बिल ना बढ़े, कोरोना से मृत्यु ना हो, किसी यंग आदमी की आकस्मिक मृत्यु ना हो। ये हमारे गोल्स हैं। हमारा गोल ये नहीं है कि वो नंबर को 0 हो जाए, वो नंबर 0 नहीं होंगे। आप 5 साल ले लीजिए, 10 साल ले लीजिए, आप 100% को बूस्टर लगा दीजिए, हर साल बूस्टर लगाते रहिए, तब भी कोरोना होगा। मृत्यु दर देखिए, दिल्ली में 0.05% की पॉजिटिविटी रेट है और पिछले 1 महीने में किसी लोगों की मृत्यु नहीं हुई। हरियाणा में देख लीजिए, हमारे पास मरीज आके भर्ती हुए, 4-5 मरीज भर्ती हुए, 0 मृत्यु है, घर चले गए। तो वैक्सीन आपको ये नहीं बता रही दर्शकों कि कोरोना नहीं होगा। कोई ये नहीं कह रहा कि कोरोना नहीं होगा जी। हम 3 चीजें चाहते हैं। एक, वेव ना आए ताकि हमारे अस्पताल जैसे पिछली बार बिल्कुल ओवरवेल्म हो गए, जो भर गए, जिसकी वजह से मृत्यु दर बढ़ी, वो ना हो। दूसरा, आप लोगों में से बुखार, डायबिटीज, हाइपरटेंशन होने के बाद भी आपको अस्पताल या हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत ना पड़े। और तीसरी चीज, मृत्यु दर ना बढ़े। और ये सर्विलेंस चलता रहेगा, इसी प्रकार चलता रहेगा, ये एंडेमिक हो जाएगा। धीरे 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 हम कोरोना की साइकोलॉजी इफेक्ट से बाहर निकल के हम उसको नॉर्मल अपने जीवन यापन में समझ के कि ये रेबीज की तरह, इन्फ्लुएंजा की तरह, न्यूमोकोकल इन्फेक्शन की तरह एक और इन्फेक्शन है जो ज्यादा घातक था। और मैनकाइंड ने रेवोल्यूशनरी तरीके से 11 महीने में वैक्सीन तैयार करके उसमें जीत पाई। ये हमारा इतिहास बन जाएगा। तो देखिए, कोरोना कहीं नहीं जाने वाला, कोरोना आपके साथ रहेगा। अब आप उसके साथ रहना सीख लीजिए। कोरोना वायरस बैट्स में होता था, उसने अपना घर बदला, चमगादड़ों से निकल के वो इंसान में रहने लगा। तो इंसान के दिमाग और दिल को अभी एक्सेप्ट करना चाहिए कि कोरोना हमें अपना चुका है, हमें कोरोना को अपनाना है। कोरोना को हमें मारने नहीं देना। ना कोरोना मरे, ना आप मरे, अपना जीवन यापन करते रहिए। प्रकृति इसी प्रकार से आपको और चैलेंजेस फेंकेगी, और प्रकार के वायरसेस लाएगी। इसीलिए आपको सेफ रहना, मास्क आपके जीवन का अभिन्न अंग बनेगा। जहां क्राउडेड जगहों पे जाओगे, मास्क पहनोगे। इस बार टीबी की मात्रा कम हो गई, इन्फ्लुएंजा की मात्रा कम हो गई। अमेरिका में हर साल 1 करोड़ लोगों की मृत्यु अगर होती थी तो वो घट के शायद 15, 20, 25 हजार हो गई इन्फ्लुएंजा की वजह से। तो देखिए, मास्क पहनने से ना ही सिर्फ कोरोना बचा, टीबी भी बची, इन्फ्लुएंजा भी बचा, और आप अपना जीवन यापन नॉर्मल कर पाए। तो न्यू नॉर्मल में मास्क आपके साथ रहेगा। कोरोना से डरना नहीं है, इस बात को अपने गांठ बांधना, अपने मस्तिष्क पटल पर लिखना सबसे ज्यादा आवश्यक है। बड़ी महत्वपूर्ण बातें डॉक्टर राहुल आपकी ओर से बताई गई। डॉक्टर दिव्या, एक सवाल मेरा ये भी है, जिसका जिक्र भी डॉक्टर राहुल भी कर रहे थे, कि बूस्टर डोज की कितनी जरूरत है और क्या इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, पूरी तैयारी चल रही है एक बूस्टर देने की। देखिए, कोई भी वायरल इन्फेक्शन होती है, उसकी इम्यूनिटी धीरे धीरे बॉडी में बनती है। पहले ये जो 2 डोजेज वैक्सीन की लगती हैं अबाउट 3 मंथ्स अपार्ट, इससे एक एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाती है बॉडी में। बट उसका लेवल, उसको मेंटेन करने के लिए, ताकि वो बॉडी में लॉन्ग टर्म तक रहे, एक बूस्टर डोज लगाई जाती है, जो कि लगभग 6 महीने के गैप में दी जाती है। तो डेफिनेटली बूस्टर डोज का एक बहुत बड़ा रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है, वो इम्यूनिटी को लंबा चलाने के लिए। इम्यून सब हो गए हैं 2 डोज से, बट टू मेंटेन दैट इम्यूनिटी एक बूस्टर डोज हर एक वायरल इन्फेक्शन के लिए दी जाती है। तो कोरोना इज जस्ट वन ऑफ दोज वायरल इन्फेक्शन। तो तैयारी सरकार की पूरी चल रही है। जैसे ही काफी जनता, जो मेजॉरिटी जनता है, पहली 2 डोजेस उनको लग जाएंगी, तो ये बूस्टर की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी।
तो आई थिंक ऑलरेडी द स्टेप्स आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट, बिल्कुल वो स्टेप्स ले रही है कि ये सारा कुछ प्रॉपरली उपलब्ध हो और हर शहर में उपलब्ध हो। डॉक्टर राहुल, जब हम दोनों डोज वैक्सीन के लगवा देते हैं, कोविशील्ड हो कोवैक्सीन हो, शुरुआत में इन दोनों को ही लगवाना शुरू किया और अवेलेबल आसानी से दोनों वैक्सीन हैं, लोगों के जहन में एक सवाल ये भी है कि अगर हम दोनों डोज वैक्सीन के लगवा चुके हैं तो इससे बनने वाली एंटीबॉडी हमारे शरीर में कब तक रहती है? बहुत अच्छा सवाल पूछा। इस पे रिसर्च देखिए, सिर्फ एंटीबॉडी रहेगी उससे हमें प्रोटेक्शन मिलेगा, इसको आपको इस तरह से समझना है कि एंटीबॉडी रहे या नहीं रहे, पर शरीर में मेमोरी सेल रहते हैं जिसको हम अभी ज्ञात नहीं कर सकते, जिसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, जिसे हम माप नहीं सकते। कोई पैमाना नहीं है कि मेमोरी सेल कितने बने। आपकी एंटीबॉडी हो सकता है 0 हो, फिर भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगा क्योंकि आपकी मेमोरी भी सेल्स है। जब भी वायरस आएगा तो वो मेमोरी सेल प्रकट होंगे और वायरस को मार देंगे। तो देखिए, बड़ा पेचीदा मामला है। बहुत सारे लोग न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी और रिसेप्टर बाइंडिंग एंटीबॉडीज चेक कराते हैं ये सोच के कि अगर मेरी 2000 से ऊपर है, 200 से ऊपर है तो मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरी इम्यूनिटी है। अभी हमारे पास एक पेशेंट आया जिसकी 70,000 इम्यूनिटी थी, एंटीबॉडी थी, उसको फिर भी कोरोना हो गया। मेरे को दोनों डोज लगने के बाद दूसरी बार फिर कोरोना हो गया। बट वो एंटीबॉडी मापदंड नहीं है, ना ही एंटीबॉडी आपका वो 100 रुपए का स्टैम्प पेपर है जो ये कहेगा कि कोरोना नहीं होगा। जी भाइयों, इंपॉर्टेंट चीज यही है। आज की रिसर्च ये कहती है कि एंटीबॉडीज आपको 8 महीने तक प्रोटेक्शन देती है और आज की तारीख में आगे चल के रिसर्च इस बारे में बताएगी कि हमें बूस्टर कब देना है। तो इसलिए पैनिक नहीं करना। आपकी एंटीबॉडीज है या नहीं है, अगर आप मास्क पहनते हैं तब भी आप कोरोना को हरा सकते हैं। बांग्लादेश से एक ट्रायल आई है जो ये बताती है रूरल बांग्लादेश में ना जिनके पास एंटीबॉडीज थी ना जिनके पास वैक्सीन थी, एक मास्क ने उनके ट्रांसमिशन रेट को 60-70% रेट से कम कर दिया। तो अगर एंटीबॉडी का मापदंड नहीं भी हो रहा तो आप कुछ खो नहीं रहे, पहली चीज। दूसरी चीज, कोई लेवल ऐसा नहीं है जो ये बताता हो कि 100% लोग प्रोटेक्टेड हैं। एफिकेसी, जो वैक्सीन की एफिकेसी है रियल वर्ल्ड में, वो 60 से 70% है। 60 से 70% का मतलब है कि वो 60 से 70% लोगों को कोरोना होने से बचाएगी। बट उसकी एफिकेसी 99% है कि वो आपको मृत्यु से और हॉस्पिटलाइजेशन से बचाएगी। तो वैक्सीन लगवाने से आपको ये पासपोर्ट जरूर मिलता है कि अगर कोरोना भी हुआ तो आपकी मृत्यु दर होने की चांसेस, मृत्यु होने के चांसेस 0.09% है। तो इसका मतलब ये भी हमारे लिए काफी है कि हमने वैक्सीन से मृत्यु दर को कम कर दिया। ठीक है डॉक्टर दिव्या, हमने देखा पहली वेव से लेकर सेकेंड वेव तक कोरोना ने काफी सारे रूप बदले, अलग अलग रूप में कोरोना आया, लोगों को संक्रमित किया। तो क्या थर्ड वेव में कोई और नया रूप हमें देखने को मिल सकता है? और जो अभी वायरल चल रहा है, क्या इससे कनेक्टेड है कोरोना? जी देखिए, जो वायरल चल रहा है इससे तो कनेक्टेड नहीं माना जा रहा है कोरोना को, बिकॉज जितने भी केसेस ये वायरल के आ रहे हैं या तो वो डेंगू निकल रहे हैं या आजकल एक और इन्फेक्शन स्प्रेड हो रही है, लेप्टोस्पायरोसिस। इसके अलावा जब जैसे सार्स कोवी का हम टेस्ट करवा रहे हैं इन पेशेंट्स में, वायरल वाले पेशेंट्स में सबका नेगेटिव आ रहा है। तो डेफिनेटली करंट वायरल जो फीवर चल रहा है उसका और कोरोना का आपस में कोई संबंध नहीं है। हाँ, क्योंकि लोगों की इम्यूनिटी धीरे धीरे लो हुई है विद कोविड और विदाउट कोविड, क्योंकि एनवायरमेंटल इतना ज्यादा संक्रमण आ गया था वायरस का, तो इम्यूनिटी थोड़ा बहुत लो हुई है। उसके कारण वायरल इन्फेक्शन तेजी से आगे बढ़ती हैं। तो डेफिनेटली ये जो वायरल इन्फेक्शन इनकी टेंडेंसी थोड़ी जरूर पीछे के दिनों में बढ़ी है, बट धीरे धीरे जैसे लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं वो इम्यूनिटी वापस से हासिल हो रही है। और जैसे डॉक्टर भार्गव ने अभी बताया कि मेमोरी सेल्स डेवलप हो रहे हैं लोगों में, तो उनमें लड़ने की क्षमता आ रही है हर एक तरह की वायरल इन्फेक्शन से। तो अभी करंटली, क्योंकि मैं शहर फरीदाबाद की बात करूंगी हरियाणा में, यहाँ पर बहुत ज्यादा डेंगू की इन्फेक्शन आ रही है। तो डेंगू तो मच्छरों से स्प्रेड होता है, उसका कोविड से कोई बिल्कुल भी वास्ता नहीं है। इसके अलावा एक अननोन वायरल फीवर भी आ रहा है जो कि कोविड नेगेटिव है,
उसमें डेंगू नेगेटिव है, चिकनगुनिया नेगेटिव है, सारी तरह के वायरसेस जो हम करवा रहे हैं वो नेगेटिव है, तो अननोन है एजेंट। लेकिन वो बहुत ज्यादा तंग नहीं कर रहा, 5-6 दिन का फीवर हो रहा है और उसके बाद इंसान वापस अपनी नॉर्मल स्थिति में यानी बेसलाइन पर पहुंच जा रहा है। तो कोई ऐसी डरने वाली स्थिति या फिर मोर्टेलिटी वाली जैसे जिससे मृत्यु हो जाए ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी है। तो करंट वायरल फीवर इज नथिंग टू वरी अबाउट, ऐसी कोई एप्रीहेंशन वाली या फिर ना कंट्रोल होने वाली बात उसमें नहीं है। ठीक है डॉक्टर राहुल, फंगस के जो मामले सामने आए उनको आप किस तरीके से देख रहे हैं, कितना ये खतरनाक है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ब्लैक फंगस कोई नया नहीं है, इससे पहले भी फंगस हुआ करता था। बॉडी के अंदर फंगस मौजूद होता है, जहां पर नमी होती है वहां पर फंगस होता है। लेकिन अभी जो कोविड के बाद फंगस के मामले सामने आए, इनको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए बहुत सिंपल है, मैं तो हीमेटोलॉजिस्ट हूँ, ब्लड कैंसर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट करता हूँ। पिछले 15 साल में सबसे ज्यादा म्यूकरमाइकोसिस हम ही लोग देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम बॉडी की इम्यून सिस्टम से प्ले करते हैं, उसको सप्रेस करते हैं सो दैट हम कैंसर को मार पाए। बोन मैरो ट्रांसप्लांट में दूसरे के सेल का प्रत्यारोपण करके उसको नया जीवन दे पाए, तो ये इसमें इम्यूनो सप्रेशन होता है। कोविड भी वैसी कंडीशन है जहां पे मैसिव इम्यूनो सप्रेशन है, मतलब बहुत अत्यधिक रूप से कोविड ने खुद ने प्लस उसकी दवाइयों ने, जिसमें स्टीरॉइड, जो हमने बेतहाशा स्टीरॉइड यूज करी उसकी वजह से अमेरिका में रिकवरी, यूके में रिकवरी ट्रायल में 60,000 लोग हुए, उनको 6 मिलीग्राम डेक्सा दी गई। वहां तो म्यूकरमाइकोसिस नहीं हुआ। हमारे देश में क्यों हुआ? क्या वहां डायबिटिक लोग नहीं थे? हमारे यहाँ ज्यादा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि ह्यूमिड कंडीशंस में म्यूकरमाइकोसिस एनवायरमेंट में रहता है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे बहुत सारे अननोन डायबिटिक थे, हम डायबिटिक केयर नहीं दे पाए। तीसरी, स्टीरॉइड की डोज और ड्यूरेशन हमने बहुत अब्यूज करी। वहां पे 10 दिन देते थे, हमने लंबे समय तक दी, जिस स्टीरॉइड की वजह से हमें परेशानियां हुई। तो ये कुछ कारण थे जिसने बहुत भयंकर रूप से प्रलय रूपी तरीके से फंगस का इस देश में 10-11 हजार लोगों को ग्रसित किया। और उनके साथ सिर्फ पैसा ही नहीं, उनके जो डिफॉर्मिटीज हुई, जो उनका जबड़ा गया, जो उनकी आंख गई, वो बहुत सालों तक, अनंत सालों तक वो स्टिग्मा रहेगा। जैसे पोलियो का स्टिग्मा रहता था, जैसे स्मॉल पॉक्स का, चेचक के दांत का स्टिग्मा रहता था। तो लोगों को बहुत साल तक याद दिलाता रहेगा कि 2021 में एक विनाशकारी प्रलय रूपी कोविड आया था, जो हमारी आंख ले गया, हमारा जबड़ा ले गया, हमारे दांत ले गया। तो देखिए, हमको ये समझना जरूरी है कि अगर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाते हैं, दवाइयां सही तरीके से लेते हैं, सही ड्यूरेशन में, मात्रा में लेते हैं, तो हम ब्लैक फंगस से बच सकते हैं। तो पब्लिक को घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे को इससे सीख के बदलाव लाके सही समय पे सही डोजिंग, सही आदमी को डायबिटीज पकड़ के डायबिटीज कंट्रोल करने की आवश्यकता है, जिससे हम कोविड के साथ साथ इस ब्लैक फंगस जैसी दुष्प्रभावी चीजों को भी हरा पाएंगे। ठीक है डॉक्टर दिव्या, दरअसल हम भारतीय बहुत बहादुर हैं और कोई भी विपत्ति जब आने की संभावना होती है तो हम ये कहते हैं कि हम सब देख लेंगे। लेकिन क्या सेकेंड वेव इसी कारण हुआ? फर्स्ट वेव के बाद जब केसेस कम हुए तब लोगों ने सोचा कि कोरोना तो अब चला गया, मास्क लगाना बंद कर दिया, सोशल डिस्टेंसिंग लोग भूल गए और जो तमाम नियम, कायदे, कानून, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, सारी चीज़ लोगों ने छोड़ दी और सेकेंड वेव में स्थिति काफ़ी ज़्यादा भयानक हमने देखी। क्या थर्ड वेव को लेकर भी इस तरह की लापरवाही अभी हम बरत रहे हैं? देखिए, लापरवाही जब इतनी जनता होती है, वी आर ओवर पॉपुलेटेड, एवरीबडी नोज दैट। ठीक है, इंडिया जैसे कंट्री में सभी लोगों को एकत्रित करके एक बात समझाना बहुत ही नामुमकिन काम है। बट डेफिनेटली सेकेंड वेव के आने से लोगों के मन में एक डर भी पैदा हुआ है और एक जागरूकता भी आई है कि हाँ, इस चीज को सीरियसली लिया जाए। अब लोग सैनिटाइज भी कर रहे हैं, मास्क भी पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं और जहां जहां हो सके सारे प्रिवेंटिव मेजर्स भी ले रहे हैं, जो कि फर्स्ट वेव के बाद लोगों ने नहीं किया था। शुरू में किया था लेकिन बहुत जल्द उसको छोड़ दिया था, ये सोचकर कि कोविड अब चला गया है। लेकिन इस तरह की गलती लोग इस बार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सेकेंड वेव बहुत ही ज्यादा संगीन तरीके से आई थी। उसने बहुत फैमिलीज को अफेक्ट किया है, बहुत लोगों की जानें गई हैं, बहुत लोगों के क्लोज वंस चले गए हैं। तो बहुत ट्रॉमेटिक स्थिति बहुत सारी फैमिलीज में आई है,
इसलिए एक डर जो होना चाहिए इस तरह की इन्फेक्शन का वो पैदा हुआ है। लोग इस चीज को अब ध्यान दे रहे हैं कि वो आगे आने वाले कल को और देखें, थोड़ा सूझबूझ से काम लें, सारी प्रिकॉशंस लें। इसीलिए पहली वाली स्थिति से तो ये वाली स्थिति बहुत बेहतर है और उम्मीद यही की जा रही है कि लोग थर्ड वेव के आने के पहले ही उसकी पूरी तैयारी में हैं। ठीक है डॉक्टर राहुल, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन और बेड की कमी काफ़ी ज़्यादा सेकेंड वेव में हम लोगों ने देखी, उसके लिहाज से अब तमाम तैयारियां इंतजाम भी किए गए हैं, ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाए गए हैं। सेकेंड वेव का कारण आप क्या मानते हैं कि लोगों की मोर्टेलिटी ज़्यादा क्यों हुई है? क्या इसको आप मानते हैं कि ऑक्सीजन की स्टॉक कर लेना, पहले से ही बेड बुकिंग कर लेना, जिन मरीजों को बेड की आवश्यकता नहीं है पहले से ही उन्होंने अस्पतालों में अपने बेड बुक करा लिए, ये कब पैनिक वाली सिचुएशन थर्ड वेव में क्रिएट ना हो तो हम बेहतर लोगों को इलाज भी दे सकते हैं। आप इस बात को मानते हैं कि लोगों की मृत्यु दर इस वजह से ज़्यादा हुई क्योंकि लोगों को इलाज नहीं मिल पाया, एक मिसमैनेजमेंट था, लेकिन अब उस मैनेजमेंट को बेहतर किया गया है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। इसमें मैं दो चीजें और हाईलाइट करना चाहूंगा। वो एक सैलाब था, एक पैनिक की कंडीशन थी जहां पे नॉलेज से ज्यादा पैनिक था, डर था, भय था, जिसकी वजह से ये हुआ। इसके साथ में वो वेरिएंट भी खतरनाक था। देखिए, आप डिजीज के पैरामीटर्स को भी समझना जरूरी है। लोग परेशान थे, लोग बीमार थे और पूरे के पूरे घर के घर कोरोना की चपेट में थे। डर लोगों के मन में था, डर के साथ में पूरा घर। पहली वेव में अगर सिर्फ एक आदमी ग्रसित होता था, दूसरी वेव में जब तक पता चलता था घर के चारों पांचों सदस्य ग्रसित होते थे, वो डेल्टा वेरिएंट की वजह से थे। देखिए, अगर जिस प्रकार का सैलाब आया, मैं बहुत बार लोगों को बोलता हूं, सरकार बहुत अच्छी तैयारी कर रही है, कितनी भी तैयारी कर ले, 140 करोड़ की जनसंख्या में हम सबको इलाज नहीं कर सकते, हम सबको बचा सकते हैं बीमारी से। आप ये बात समझिएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर क्यों बोलते थे जी। हमारे पास जिस प्रकार का, जिस तेजी से सैलाब आया नॉर्थ इंडिया में, उसने हमारी कैपेसिटी को, डॉक्टर, नर्सेज, फैसिलिटी को ओवरवेल्म कर दिया। वहीं आप केरला में देखिए, रोज 25,000 केस आते हैं, धीरे 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 चल रहा है। उसमें से आधे से ज्यादा होम क्वारंटाइन है, 90% लोगों को, बाकियों को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो डेल्टा वेरिएंट ने जो प्रहार करा हमारे पास अप्रैल और मई के महीने में, उसका सबसे बड़ा कारण, उसी का कारण था कि मृत्यु दर बढ़ी। आप देखिए, लंदन में उन्हीं लोगों में मृत्यु हुई जो अनवैक्सीनेटेड थे डेल्टा वेरिएंट से। तो अगर केस बाय केस आप देखते हैं, लंदन में वही 100 लोग जो अनवैक्सीनेटेड थे, उनमें भी मृत्यु दर हिंदुस्तान जितना था। वो तो एक विकसित देश है। इटली में हमने देखा, पहली वेव में जब आया था वेरिएंट, तो इटली में, यूएस में ओवरवेल्म्ड हो गए थे कैपेसिटी। देखिए, कितनी भी हम कैपेसिटी बढ़ा दें, 3 लाख केसेस आएंगे, 6 लाख केसेस आएंगे, इतने सारे सर्वे आए, हम सबका इलाज नहीं कर पाएंगे। मुद्दा इस बात का है कि कम समय में 3 लाख केसेस ना आए, और 3 लाख केसेस अगर आने भी हैं तो वो महीने, 2 महीने, 3 महीने में आए, उसको स्प्रेड आउट करके, जिसे हम कहते हैं डैम्पनिंग द वेव। तो वेव की जरूरत नहीं है। ये जो मृत्यु का कारण बना, वो डेल्टा वेरिएंट था, जिसे कहीं ना कहीं हम मिस कर गए। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि अब जेनेटिक सर्विलेंस की जरूरत है। सिर्फ सर्विलेंस की जरूरत नहीं है कि आपको पॉजिटिव आया कि नहीं आया। पॉजिटिव अगर आता है गुड़गांव में, तो आज की तारीख में उसका जेनेटिक सर्विलेंस होता है कि वो कौन सा वेरिएंट है और क्या वो टीके को इवेड कर पा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट रिसर्च ये बताएगी कि कौन सा वो वेरिएंट है, कौन से वो फैक्टर है जो कि बूढ़े लोगों में टीके के बाद भी मृत्यु का कारण बन रहे हैं, दूसरे टीके के बाद भी। तो रिसर्च ये ऑन गोइंग है। हमने जो पिछले 1.5 साल में अचीव किया है ह्यूमन लाइफ ने, वो मार्वलस है। उसने हमें बहुत सिखाया है, समझाया है, और 11 महीने में जो mRNA वैक्सीन टेक्नोलॉजी से बनी है, वो अभूतपूर्व है। उसके लिए सलाम करना चाहिए, क्योंकि उसने एक डोर खोल दिया है ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन के लिए, डेंगू की वैक्सीन के लिए, मलेरिया की वैक्सीन के लिए, क्योंकि यही सारे चीजें हमारे देश में और अफ्रीका में बहुत बड़े किलर है। डॉक्टर दिव्या, हमने फर्स्ट वेव में देखा मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स का भी था, क्यों, और सेकेंड वेव में डॉक्टर्स को अगर कोरोना हुआ तो मृत्यु दर डॉक्टर्स की नहीं रही।
क्या ये संदेश है उन लोगों के लिए वैक्सीनेशन को लेकर जिन लोगों ने अभी भी वैक्सीन नहीं लगवाई है? क्योंकि फर्स्ट वेव की बाद सबसे पहले हमारे हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगी थी, फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगी थी, और सेकंड वेव में अगर उनको कोरोना हुआ तो उनको हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं पड़ी, हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ी तो मृत्यु कम से कम नहीं हुई। तो क्या ये संदेश माना जाए बाकी लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है? बिल्कुल, हेल्थ वर्कर्स ने खुद वैक्सीनेशन लेकर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है बाकी की जनता के लिए। पहली बात ये कहकर, ये मैसेज देकर कि ये वैक्सीन टोटली सेफ है, और दूसरी बात ये कहकर कि मान लीजिए अगर वैक्सीन आपका कोविड आने से नहीं रोक रही है तो एटलीस्ट अगर कोविड आएगा भी तो वो कम इंटेंसिटी से आएगा जी। और आपकी मृत्यु नहीं होगी, आपको आप बच सकते हैं, आपके सिम्टम्स बहुत कम होंगे एज कंपेयर टू एन अनवैक्सीनेटेड पर्सन। तो ये दोनों संदेश हेल्थ केयर वर्कर्स की वैक्सीनेशन से गए हैं, बिकॉज हम लोगों में ना तो डेथ हुई है, और अगर कोविड की इन्फेक्शन पोस्ट वैक्सीनेशन हुई भी है तो वो बहुत ही थोड़ी मात्रा में हुई है, जिसको आसानी से कंट्रोल कर लिया गया जी। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है उन लोगों के लिए जो अभी भी अनवैक्सीनेटेड हैं, अभी भी वैक्सीन से डर रहे हैं, उसकी आने वाली कॉम्प्लिकेशन से डर रहे हैं। तो मेरा लोगों से यही संदेश है कि वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि वैक्सीन ना सिर्फ आपको कोरोना से बचाएगी, बल्कि अगर आपको कोरोना वैक्सीन के बाद हो भी गया तो उसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं रहेगी कि आपको आईसीयू एडमिशन या फिर आपको आने वाले किसी कोरोना के कारण किसी आने वाली कॉम्प्लिकेशन या खतरे का सामना करना पड़े। तो प्लीज वैक्सीनेशन जरूर लगवाइए। वैक्सीन के थोड़े बहुत देखिए साइड इफेक्ट सारी ही वैक्सीन के होते हैं, जैसे मामूली बुखार आना, सिर दर्द होना, बॉडी एक्स होना, पर इस तरह की कॉमन साइड इफेक्ट सभी वैक्सीन के होते हैं। तो इसमें कोरोना की वैक्सीन में कुछ भी अलग नहीं है। लोगों के मन में बस एक डर बैठ गया है कि ये वैक्सीन के ऐसे ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं, जबकि ऐसा कुछ भी प्रूवन नहीं है जी। तो मेजॉरिटी चीज देखते हुए ही जाना चाहिए, और मेजॉरिटी यही कहती है कि कोरोना की वैक्सीन सेफ है। ठीक है डॉक्टर राहुल, कोविड काल में हमने देखा विटामिन सी, विटामिन डी का बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ। विटामिन सी की काफ़ी ज़्यादा गोलियां लोगों ने खाना शुरू कर दिया। विटामिन डी, क्योंकि देखिए नेचुरल अगर हम धूप लेते हैं तो विटामिन डी की कमी पूरी हम कर सकते हैं, लेकिन आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी है लोगों की और लोग समय नहीं निकाल पाते हैं। अगर आप बता पाएं तो कुछ घरेलू आप उपाय बताएं कि अपनी इम्यूनिटी को मजबूत और कैसे कर सकते हैं, ताकि कम से कम दवाइयों की जरूरत हमको ना पड़े। देखिए, सबसे जरूरी बात है कि इम्यूनिटी एक बहुत बड़ा बज़वर्ड बन गया। बच्चे को अब समझ में आ गया कि इम्यूनिटी क्या होती है जी। तो जब वो बच्चे की जुबान पे इम्यूनिटी शब्द है तो हमको ये भी समझना जरूरी है कि कौन से वो तरीके हैं जिससे हम इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इम्यूनिटी इज अ सम टोटल, वो क्यूमुलेटिव सम है जिस प्रकार से हम जिए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम 15 दिन विटामिन सी खा के या 15 दिन वे प्रोटीन बना के मसल्स बना के अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं। तो पहली बात ये लोगों को हरियाणा में जरूर समझना है कि मसल बनाना या जिम जाना या वेट लिफ्टिंग करने से आपकी इम्यूनिटी का कोई संदर्भ नहीं है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इम्यूनिटी ठीक करने के लिए 3 ही चीजें हैं: सही समय पे खाना, सही समय पे सोना, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना, साथ में हुक्का और अल्कोहल का बंद करना है। हम हरियाणा में शायद हम स्मोकिंग नहीं करते। जब हम पूछते हैं कि सिगरेट पीते हैं कि नहीं पीते, तो बाद में पूछना पड़ता है कि हुक्का पीते हो, तो वो भी हुक्का पीना इज इक्विवेलेंट टू सिगरेट स्मोकिंग। ये हरियाणा के लोगों को समझना आवश्यक है। तो ये जरूरी है समझना कि सही समय पे खाना, 2 और 8 बजे खाना, रात में सोने से पहले सोने और खाने के बीच में 2 घंटे का अंतर रखना, जिससे आपकी पाचन क्रिया प्रॉपर रहे। साथ में व्यायाम करना, नॉर्मल जिसे हम योगा कहते हैं या वॉक करना, वो सबसे ज्यादा आवश्यक है। शुगर डायबिटीज को कंट्रोल करके रखना। आज भी मैं आपसे पक्का वादा कर सकता हूं कि आपके इस स्टूडियो में 2 से 3% लोग ऐसे होंगे जिनको अपने शुगर या ब्लड प्रेशर का नहीं पता होगा या हीमोग्लोबिन का नहीं पता होगा। आज भी हमारे पास 60% बच्चे हरियाणा में एनीमिक है, मतलब जो दूध दही प्रदेश में जहाँ पे दूध दही की सबसे ज्यादा उपलब्धि है, वहां पे होने के बाद भी हमारे पास एनीमिया, हीमोग्लोबिन 12 से कम बच्चों में पाया जाता है और कुपोषण का फैक्टर देखा जाता है। तो सही समय पे खाना, सही समय पे व्यायाम करना, साथ ही में डायबिटीज ब्लड प्रेशर का इलाज करना, ये सबसे ज्यादा आवश्यक है। और आजकल दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव वगैरह में स्ट्रेस फ्री होना, उसी के माध्यम से, और कंटिन्यूअसली अगर आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जीते हैं, 8 घंटे रात में सोते हैं, ये आपके इम्यूनिटी के डिटरमिनेंट्स होते हैं। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, शुगर होती है तो 2x, ब्लड प्रेशर होता है तो 3x, किसी को लिवर की परेशानी होती है तो 5x, और ये सारी चीजें होती है
तो 7x रिस्क बढ़ जाता है कोविड होने का। तो हर एक रिस्क फैक्टर के साथ में आपका रिस्क फैक्टर बढ़ता जा रहा है कोविड की तरफ, कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना में भी और उसके कॉम्प्लिकेशन के लिए भी। इसके लिए जनता से आग्रह है कि अपना ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज जिसे अपन कहते हैं, हीमोग्लोबिन नियमित रूप से चेक कराएं, ब्लड प्रेशर 120/80 रखें, शुगर फास्टिंग को 100 से नीचे रखें या 110 से नीचे रखें, व्यायाम करें, मोटापा ना आने दें, खराटे ना भरे। इसी के माध्यम से आप अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को ठीक कर सकते हैं। सिर्फ खाना एक चीज नहीं है दर्शकों जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी सारी चीजें, व्यायाम, खाना और मानसिक संतुलन से इम्यूनिटी बढ़ती है। तो आपको ये समझना सबसे ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, एक दर्शक हमारे साथ सोनीपत से हरीश जुड़ गए हैं। हरीश जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करिए। हरीश जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ जी सर। जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। सर मेरे डॉक्टर एमडी जो है गोल से है जी, सवाल करिए सर। मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ, तो काफी टाइम से मैं ट्रीटमेंट भी नहीं ले रहा और मैंने 2 डोज ले ली है कोवैक्सीन की। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, डायबिटीज का ट्रीटमेंट नहीं ले रहा, प्रिकॉशन ले रहा हूँ सिर्फ, मैंने कोई दवाई ली है। डॉक्टर दिव्या, आप सवाल समझ पाए? नहीं, मुझे पूरी आवाज क्लियर नहीं आई, एक बार दोहराएंगे आप क्या सवाल? नहीं, लगता संपर्क हमारा हरीश जी के साथ टूट गया है। मैं एक बार फिर से अपील करूंगा, हरीश जी आप कॉल करिए। और जब भी सभी दर्शकों से मेरी दरख्वास्त है कि जब भी आप लोग हमें कॉल करें तो टीवी की आवाज़ बंद कर लें, नेटवर्क एरिया में आकर बात करें, लाउड स्पीकर पर फ़ोन को ना रखें ताकि संपर्क अच्छे तरीके से हो पाए। डॉक्टर दिव्या, एक सवाल मेरा ये भी है, क्योंकि देखिए डाइट का जिक्र अभी डॉक्टर राहुल कर रहे थे, वर्कआउट का, योगा का जिक्र कर रहे थे, सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं और ये सब ज़रूरी है हमारे दिनचर्या में। भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई, इन सब के साथ हम सारी चीज़ों को नहीं कर पाते हैं और उसका नतीजा हमने ये भी देखा कि जब कोविड काल में लोग संक्रमित हुए, संक्रमण का शिकार हुए, फर्स्ट वेव में भी, सेकेंड वेव में भी, अब लोगों को चिंता इस बात की है कि कहीं थर्ड वेव में भी वो शिकार ना हो जाएं, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं दोनों वेव में शिकार होने के बाद कि उनको कई सारी दिक्कतें हैं, साइड इफेक्ट हैं, पोस्ट कोविड की दिक्कतें उन लोगों को आ रही हैं। सांस फूलना, ज़्यादा चल लेते हैं तो सांस फूल जाती है, गले में अभी भी दिक्कत रहती है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो कैसे और अपने आप को मजबूत हम रखें? जी, वैसे तो डॉक्टर भार्गव इसको ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं, मैं दोहराऊंगी। देखिए, एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करना ये आजकल की डेट में मुश्किल इसलिए है क्योंकि लोगों की लाइफ में बहुत हसल एंड बसल है। दिल्ली जैसे शहर में आवाजाही इतनी मुश्किल है, कम्युनिकेशन में इतना टाइम लग जाता है, तो लोग अपने लिए टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल पाते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यही है कि स्ट्रेस फ्री रहने के लिए जितना आप अपने काम को इम्पोर्टेंस देते हैं उतना ही आप अपनी बॉडी और हेल्थ को इम्पोर्टेंस दें। सिर्फ हल्दी दूध पीने से आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ने वाली। पता नहीं क्यों लोगों में एक ऐसा वो बन गया है कि इफ वी हैव दिस कर्क्यूमिन, अगर हम हल्दी ले लेंगे तो हमारी इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन मैं प्लीज जनता को ये संदेश देना चाहती हूँ कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब होता है टाइम से सोना, टाइम से उठना, व्यायाम एटलीस्ट आधे घंटे का रोज करना, और कुछ नहीं, एरोबिक्स नहीं करना चाहते तो सिंपल ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, तेज तेज चल सकते हैं। इसके अलावा सिगरेट स्मोकिंग छोड़ना, दारू का सेवन छोड़ना और कोई भी अन्य आपको एडिक्शन है वो बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ना, अपना डायबिटीज प्रॉपरली कंट्रोल करके रखना, सेल्फ मॉनिटर करना शुगर को, अपना बीपी अच्छे से चेक करवाना, नियमित तौर पे उसको कंट्रोल करके रखना। और आपको अगर और कोई रिस्क फैक्टर है, जैसे कि अगर आपको मोटापा है तो अपना वेट कम करने की ऑलरेडी एक प्लान्ड रेजिम तैयार करना, या फिर अगर आप OSA, एक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नाम की डिजीज होती है जिसमें खराटे भरते हैं लोग, अगर आपको उसकी प्रॉब्लम है तो उसके लिए एक रेस्पिरेटरी फिजिशियन को दिखाना, उसका इलाज करवाना। तो ये सारी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। सिर्फ डाइट पर डिपेंडेंट होकर इम्यूनिटी नहीं बढ़ाई जा सकती और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए इन सबका इक्वल योगदान होता है। तो आजकल लोग आते हैं, बीइंग अ न्यूरोलॉजिस्ट मैं आपको बताती हूँ, लोग मेरे पास बहुत सारे आते हैं इंसोम्निया की प्रॉब्लम लेके कि डॉक्टर साहब पोस्ट कोविड वैक्सीन हमें इंसोम्निया हो गया, या कुछ कहते हैं मुझे कोविड वैक्सीन के बाद मुझे नींद नहीं आ रही है। तो मैं ये लोगों को बताना चाहती हूँ कि इसमें वैक्सीन या कोविड का उतना असर नहीं है जितना आपका स्ट्रेसफुल लाइफ का है। तो प्लीज नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम,
और इस तरह के आईपीएल के मैचेस जो लेट आज तक चलते हैं, प्लीज अपना लाइफ साइकिल उनमें ना बांधिए। अपना लाइफ साइकिल बिल्कुल नियमित तौर पे रेगुलेट कीजिए कि आपको रोज के रात के 10 से 11 के बीच में सोना ही है और 8 घंटे की नींद पूरी करनी ही है। सुबह अपने व्यस्त लाइफस्टाइल में से आपको आधा घंटा सैर का निकालना ही है और नियमित तौर से आपको अपने बीपी और शुगर चेक करवाने ही हैं। इसके अलावा हरी सब्जियों वाली डाइट खाइए, सैलेड्स लीजिए, थोड़ी देर बाद पानी का सेवन कीजिए। यही चीजें हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाए रखती हैं। और पोस्ट कोविड जो थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आई भी हैं, जिनमें सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है सांस की कैपेसिटी का कम हो जाना, उसके लिए भी ये जरूरी है कि आप कैपेसिटी डेवलप करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस रेगुलरली करते रहिए। हम तो ऐसी कंट्री से आते हैं जहाँ से योगा का ओरिजिन हुआ है। तो प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम जैसे कितने ही योग आसन हैं जिसमें आपकी रेस्पिरेटरी यानी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ती है। तो वो सब कीजिए, अपने लिए आधे घंटे का टाइम निकालिए और आपकी कैपेसिटी 3 महीनों के अंदर अंदर इंक्रीज हो जाती है। तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, इंपॉर्टेंट बात होती है अपने आप पर टाइम स्पेंड करना। ठीक है डॉक्टर राहुल, कई सारे टेस्ट का आप लोगों ने अभी जिक्र किया, आपने भी किया, दिव्या जी ने भी किया, क्योंकि कोविड काल में लोगों के मन में इस तरीके का डर आ गया है कि बॉडी के अंदर क्या दिक्कत है, कोई कमी तो नहीं है, कोविड हमें ना हो जाए, हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर तो नहीं है। लोग फुल बॉडी चेकअप कराने की भी सोचते हैं। ये बड़ा बेसिक सा मेरा सवाल है लेकिन ज़रूरी भी है। तो फुल बॉडी चेकअप अगर कोई भी कराना चाह रहा है तो उसमें कौन कौन से टेस्ट शामिल होने चाहिए? देखिए, बहुत ही सिंपल सवाल है। आपको कोई भी फिजिकल या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराना है, उसमें हेड टू टो को आपको चेकअप कराना जरूरी है। महिलाओं के लिए थोड़ा चीज अलग है, पुरुषों के लिए थोड़ी चीजें अलग है। आंखों का आंख, नाक, कान, गला, माउथ, हार्ट के टेस्ट, सीबीसी, एलएफटी, आरएफटी, जिसे हम कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं, किडनी का पैनल कहते हैं, लिवर का टेस्ट कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कहते हैं, हार्ट के लिए इको कहते हैं, टीएमटी कहते हैं। साथ ही में अल्ट्रासाउंड करके किडनीज का देखना है, यूरिन का जांच करना, पुरुषों में प्रोस्टेट की जांच करवाना जो 50 साल से ऊपर है, महिलाओं में 40 साल से ऊपर मैमोग्राफी कराना, और जो यंग महिलाएं हैं उनमें पैप स्मीयर करा के ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए चेक करा के सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लगवाना। ये चीजें आवश्यक होनी चाहिए। हमें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर चेकअप से हम हमेशा नहीं है कि हम कुछ ना कुछ पकड़ ही लेंगे, पर हाँ, अगर उसमें पैरामीटर्स अप्स एंड डाउन है तो हम उसके लिए अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ताकि वो आगे चल के परेशानी ना हो। देखिए दर्शकों, हम ज्यादा लंबे समय तक जीने वाले हैं। आपकी और हमारी जनरेशन में हम 75 साल तक जिएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी के 10 साल आप अस्पताल के चक्कर काटते हुए ही निकले। क्यों? क्योंकि हमारा दिनचर्या खत्म होती जा रही है, मोटापा बढ़ता जा रहा है, फैटी लिवर बढ़ता जा रहा है। पहले 40 साल तक हम बॉडी को अब्यूज करते हैं, 40 साल के बाद बॉडी हमें अब्यूज करती है। हम कहते हैं कि हम स्मोकिंग कर रहे हैं, हमारे को कुछ नहीं होगा। 50 साल 60 साल पे जाके पता चलता है। जो लोग स्नोरिंग करते हैं, जैसे डॉक्टर दिव्या ने बताया, आपको 40 साल में 44 साल में पता नहीं चलेगा, पर जब आपका हार्ट खराब होगा उस 60 साल में ना आप चल पाएंगे, मोटापा रहेगा और आप अपना बीमारियों का शरीर जो है बीमारियों की जड़ बनता जाएगा। तो देखिए, जरूरत इस बात की है कि आप एसआईपी में, आप पैसा, बहुत सारे लोग एसआईपी में पैसा डालते होंगे या गांव में आज भी गुल्लक में पैसा डालते होंगे या छुपा के रखते होंगे, उसी प्रकार से अपना आधा घंटा जीवन पे व्यतीत करना चालू करें, सो दैट आपको आखिरी के 10 साल में पार्क में घूमने की आवश्यकता पड़े, ना कि अस्पताल और डॉक्टरों के चक्कर में। तो इम्पोर्टेंट समझना इस बात का है कि हमारे देश, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डायबिटिक पाए जाते हैं। अगर हम हाइपरटेंशन को ढूंढने निकलेंगे गुरुग्राम, फरीदाबाद में, तो मैं आपको बता सकता हूं कि 19 साल 20 साल के बच्चों को भी ब्लड प्रेशर मिलेगा। जिस प्रकार से हमारा दिनचर्या और लाइफस्टाइल है, जिस प्रकार से बच्चों में लॉकडाउन के दौरान मोटापा बढ़ा है, वो अभूतपूर्व है। हमारे देश में मोटापे का सुनामी आने वाली है। कोरोना के जाने के बाद बहुत सारी सुनामी आने वाली है, उसमें एक मोटापे की सुनामी है। तो दर्शकों को यह समझना आवश्यक है कि जैसे हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमारे शरीर में ही स्वस्थ काया होनी चाहिए, उसको निरोगी काया के लिए आपको जतन करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा। तो आपको अपने घर से, कंफर्ट जोन से निकल के व्यायाम करना आवश्यक है। सिर्फ खाने से या दूध पीने से या दही से या पनीर से या गाय के दूध से या भैंस के दूध से चीजें नहीं बदलने वाली। आप बात समझिए इस बात को और अपने जीवन शैली को बदलाव लाइए, सो दैट देश स्वस्थ बन पाए। स्वस्थ बनेगा तभी देश महान बनेगा।
ठीक है डॉक्टर दिव्या, आखिर में आपसे भी एक फाइनल कमेंट के साथ में संदेश चाहूंगा। आप क्या संदेश दर्शकों को देना चाहेंगे, इस काल में कैसे अपना और ख्याल रखें, क्या और ज़रूरतें हमारे लिए हैं? देखिए, अपना ख्याल रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आजकल की डेट में है टू लीड अ स्ट्रेस फ्री लाइफ, यानी कि अपनी जिंदगी से स्ट्रेस कम करना। जी, हम बहुत ज्यादा शिकार हो गए हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इस थॉट का। तो ये थॉट को छोड़िए, अपने शरीर को विकसित कीजिए। उसके लिए जरूरी है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए। जैसे मैंने बताया, नियमित तौर से सोना, नियमित तौर से उठना, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ व्यतीत करना, एक बार में बहुत सारा खाना ना खा के डिवाइडेड शॉर्ट थोड़े थोड़े समय के बाद छोटे छोटे मील्स लेना, अच्छी तरह पानी का सेवन करना, अपना काम हर रोज करना और उसको कल पर ना डालना। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्ट्रेस फ्री लाइफ। और इसके अलावा जितने भी एडिक्शंस हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब छोड़ना और नियमित तौर पे व्यायाम करना। अगर ये सब चलता रहेगा तो कोरोना तो क्या, उससे और गंभीर बीमारियों से भी हम बचे रहेंगे। यही मेरा जनता से संदेश है और ये आग्रह है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर दिव्या, डॉक्टर राहुल, आप लोगों का, क्योंकि आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों को बताई हैं। और आज इस खास कार्यक्रम में हेल्दी डॉक्टर में कई सारी बातों का जिक्र जो आप लोगों ने किया वो ज़रूरी भी है। एक बार फिर से आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम में समय इतना ही, इसलिए मैं इजाज़त चाहूँगा, लेकिन चलते चलते इंडिया न्यूज़ हरियाणा की तरफ से आप सभी से अपील है कि डॉक्टर्स की ओर से जो बातें बताई गई हैं उनका अच्छे से ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, खाने पीने का ख्याल रखें, व्यायाम करते रहें और दवाइयों पर ज़्यादा निर्भर ना हों और अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए किसी भी चीज़ में लापरवाही आप बिल्कुल ना करें। आज के हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में बस मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।